अध्याय 16 2 लाख कॉइन। जल्दी से। अन्य लोग भी एक के बाद एक आते गए। गू किंगफेंग चुपचाप नीलामी मंच को देखता रहा और नीलामी शुरू होने का इंतजार करता रहा। पहले से भव्य वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गू किंगफेंग की नज़रों के सामने आया। उसने उसे क्लाउड पवेलियन के प्रबंधकों में से एक जी पिंग के रूप में पहचाना। एक ही समय पर ये व्यक्ति भी एक ऐसा उस्ताद था जिसने रक्त शोधन के क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ा लिया था। तथाकथित अर्धचरणीय रक्त शोधन ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में गू किंगफेंग को व्हाइटस्टोन दाओ में आने के बाद ही पता चला था। वास्तव में ये क्षेत्र रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन का हिस्सा था, लेकिन ये वास्तव में ब्लड रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश किए बिना रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन के आधार पर सिर्फ आधा कदम आगे था। इसलिए इसे आधा कदम ब्लड रिफाइनिंग कहा जाता था। रक्त शोधन क्षेत्र और त्वचा शोधन क्षेत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि क्या ची और रक्त में रूपांतरण हुआ था। रिफाइनिंग स्किन दायरे में मार्शल आर्टिस्टों के लिए उनकी ची और रक्त आम लोगों से बहुत अलग नहीं थे, लेकिन ब्लड रिफाइनिंग दायरे में कदम रखते ही उनकी ची और रक्त रूपांतरित हो जाते थे, जो अत्यधिक कठोरता और यांग की शक्ति में परिवर्तित हो जाते थे, जिससे मार्शल आर्टिस्ट की ताकत में काफ़ी वृद्धि होती थी। व्हाइटस्टोन दाओ में भी जिन मार्शल आर्टिस्टों ने ब्लड रिफाइनिंग दायरे के आधे चरण तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, उनका दर्जा कम नहीं था। अब व्हाइटस्टोन दाओ में क्लाउड पवेलियन के एक प्रबंधक के पास अर्धचरण रक्त शोधन क्षेत्र की साधना थी, जिससे क्लाउड पवेलियन की पूरी शक्ति स्पष्ट हो गई। इस समय नीलामी चल रही थी। एक नौकरानी रेशमी कपड़े का एक डिब्बा लेकर आई और जी पिंग ने उसे खोला, जिसमें अजगर के पैटर्न वाली मूठ और चमकदार ठंडी सफ़ेद रोशनी बिखेरती हुई एक लंबी तलवार निकली, जो वास्तव में असाधारण थी। सर्वोत्तम श्रेणी का दिव्य हथियार शीत चंद्रमा तलवार उत्तम लोहे और रक्त तांबे से बनी है, जो बेहद तेज है। शुरुआती बोली 1000 चांदी के सिक्के हैं और प्रत्येक वृद्धि 50 सिक्कों से कम नहीं होगी। जी पिंग की आवाज़ बंद होते ही तुरंत बोलियां लगनी शुरू हो गईं। एक औसत दर्जे के ब्लड रिफाइनिंग दायरे के मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक उच्च कोटि का निम्न स्तरीय दिव्य हथियार कुछ हद तक उपयोगी था। इस प्रकार थोड़े ही समय में कोल्ड मून स्वॉर्ड की कीमत बढ़कर 1500 चांदी के सिक्के हो गई। तथापि गू किंगफेंग केवल देखता रहा और उसका बोली में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था। ये भी कहना ज़रूरी है कि वो तलवारबाजी का अभ्यास नहीं करता था, और अगर उसे कोल्ड मून स्वॉर्ड मिल भी जाती तब भी वो उसके किसी काम की नहीं होती। इसके अतिरिक्त गू किंगफेंग की शारीरिक रक्षा क्षमता अब रक्त शोधन क्षेत्र के एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी, और गू परिवार की मुक्केबाजी की अटूट विशेषता के साथ उसके हाथ दिव्य हथियारों के समान थे। सीधे शब्दों में कहें तो तथाकथित शीत चंद्रमा तलवार उसके हाथों से भी कम उपयोगी थी। कितना अनमोल! गू किंगफेंग ने स्वाभाविक रूप से इसे नीचा समझा। इस समय उसके बगल में बैठी क्यूशुई ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि शीत चंद्रमा तलवार प्रसिद्ध तलवार हवेली से है। क्या श्री गू के मन में ऐसे खजाने के बारे में कोई विचार नहीं है? अगर ये मध्यम श्रेणी का दिव्य हथियार होता तो अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य से निम्न श्रेणी का दिव्य हथियार अंततः अपर्याप्त है। गू किंगफेंग ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर नौकरानी की आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई। उनके लिए मेहमान जितना अधिक व्यापार करेंगे, उन्हें उतना ही अधिक कमीशन मिलेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से क्यूशुई को उम्मीद थी कि गू किंगफेंग कोल्ड मून स्वॉर्ड को अपने कब्जे में कर लेगा। तथापि इस तरह के परिवार के मुखिया के लिए एक बार कोई निर्णय ले लिया जाए तो उस पर दूसरों का आसानी से प्रभाव पड़ना संभव नहीं था। एक साधारण नौकरानी की तो बात ही छोड़ दें, ज्यादा बोलने से परेशानी हो सकती है। ये सिद्धांत क्यूशुई इसे अच्छी तरह समझ गई थी। इसलिए जैसे ही गू किंगफेंग ने बोलना समाप्त किया, क्यूशुई ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि केवल गू किंगफेंग की सेवा करने, उनके लिए चाय और पानी डालने पर ध्यान केंद्रित किया। कोल्ड मून स्वॉर्ड के लिए बोली लगाने की होड़ जारी रही, और देखते ही देखते इस दिव्य हथियार की कीमत बढ़कर 2000 टेल्स हो गई। जब कीमत इस स्तर पर पहुंच गई तो इसे पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले बहुत कम लोग बचे थे। अंततः कोल्ड मून स्वॉर्ड को एक मार्शल आर्टिस्ट ने 2200 चांदी के सिक्कों की कीमत पर खरीदा था। कोल्ड मून स्वॉर्ड की नीलामी समाप्त होने के साथ ही पूरे नीलामी घर का माहौल हलचल भरा हो गया, क्योंकि एक के बाद एक कई अन्य वस्तुएं बिक्री के लिए पेश की गईं। ये वस्तुएं कुछ दिव्य हथियार थीं तो कुछ अमृत और आध्यात्मिक औषधियाँ।
इनमें से कुछ तो रक्त शोधन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी लाभदायक थीं। उदाहरण के लिए नीलामी में रक्त पोषण नामक एक अमृत प्रकट हुआ, जिसे रक्त शोधन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट अपनी ऊर्जा और रक्त को पोषित करने और अपनी साधना शक्ति को बढ़ाने के लिए ले सकते थे। जब इस अमृत की पेशकश की गई तो रक्त शोधन क्षेत्र के कई मार्शल आर्टिस्टों ने इसके लिए जमकर प्रतिस्पर्धा की, लेकिन गू किंग फेंग ने इसे पूरी तरह निष्कार कर दिया। आखिरकार वो पहले ही रक्त पोषण की गोली का उपयोग कर चुका था और इस तरह का अमृत रक्त शोधक गोली की तुलना में कुछ भी नहीं था। तथापि गू किंग फेंग ने पूरी तरह संकोच नहीं किया। उन्होंने कुछ अमृत और आध्यात्मिक औषधियों की बोली लगाई जो त्वचा शोधन क्षेत्र की साधना के लिए आवश्यक थीं। हालांकि उन्होंने इनकी मात्रा सीमित रखी। ये वस्तुएं स्वयं गू किंग फेंग के किसी काम की नहीं थी। उन्होंने इन्हें गू यांग के लिए तैयार किया था। समय बीतता गया और एक के बाद एक नीलामी की वस्तुएं बिकती गईं और फिर नीलामी अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। जी पिंग ने सोने की कढ़ाई वाला एक बक्सा निकाला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी तीव्र इच्छा उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से झलक रही थी। मेरा मानना है कि आज यहाँ उपस्थित बहुत से विशिष्ट अतिथि इसी विषय के लिए आए हैं, इसलिए मैं अनावश्यक बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। अग्नि सूर्य दिव्य हथेली मध्यम स्तरीय शीर्ष मार्शल आर्ट। यदि इसे पूर्णता तक विकसित किया जाए तो व्यक्ति रक्त शोधन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच सकता है। इस मार्शल आर्ट मैनुअल की बोली 10,000 चांदी से शुरू होती है और प्रत्येक वृद्धि 100 चांदी से कम नहीं होगी। मैं 20,000 चांदी की बोली लगाता हूँ, 30,000 चांदी, 40,000 चांदी। जी पिंग की आवाज़ खत्म होते ही फायरी सन डिवाइन पाम की कीमत में नाटकीय उछाल आया और देखते ही देखते ये 50,000 चांदी तक पहुंच गई। सभी को ये बात समझ में आ गई थी कि मध्यम स्तरीय शीर्ष मार्शल आर्ट कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। व्हाइट स्टोन डाओ की वर्तमान शीर्ष शक्तियों की तरह उनके पास भी ठीक इसी प्रकार की मार्शल आर्ट थी। यदि कोई इसे प्राप्त कर ले तो जिस परिवार से वे संबंधित हैं उसमें भी श्वेत पत्थर दाव पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता हो सकती है। अगर ऐसा नहीं भी है तब भी इससे निश्चित रूप से व्यक्ति की स्वयं की साधना में प्रगति होगी। स्पष्ट बोलना चाहिए, क्लाउड पवेलियन में आने वाले 90% मार्शल आर्टिस्ट मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे। कीमत बढ़ती गई और जल्द ही 1 लाख चांदी के पार पहुंच गई। ये देखकर गू किंग फेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने मेंग पंग की ओर देखा और उसे आगे आने का इशारा किया। उसने कुछ निर्देश फुसफुसाए और मेंग पंग उसका इरादा समझकर तुरंत निजी कमरे से बाहर निकल गया। तब गू किंग फेंग आराम से नीलामी देख रहा था। अंततः अग्नि सूर्य दिव्य हथेली की कीमत 2 लाख चांदी तय की गई थी।